स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज बेटा हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे के सारे पार्टनरशिप के थे। आज हम एक सेपरेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसकी जो वेटेज है ये 5 मार्क्स की है। पेपर में आपका ये कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का। तो हम आइडिया ये लगा रहे हैं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, इनका नाम लिख दिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of these organization is social welfare, is social welfare। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए इसको डेवलप किया जाता है। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस उसमें मत रहना कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते, क्योंकि बेटा प्रॉफिट जो है ना वो बिजनेस के ब्लड की तरह काम करता है। वो बिजनेस के ब्लड की तरह काम करता है। तो अगर बॉडी में से ब्लड निकाल दे तो बॉडी क्या हो जाती है? खत्म। सेम ऐसी अगर बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल दिया जाएगा तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ना ही वो उसके अंदर कोई ग्रोथ होगी। तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप सिंपली देखेंगे जिसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है, उसको हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये स्पेशल किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। ठीक है, ये किसी ना किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। और इसके अंदर देखो एग्जांपल अगर मैं दूं आपको इसके एग्जांपल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल है बेटा। और भी काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये चीजें होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर आपका स्कूल है तो स्कूल एक एनपीओ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड स्पोर्ट्स क्लब है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एनपीओ के अंदर आ जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या ये लोग भी अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते? बेटा माना कि ये एनपीओ है, मान जाते हैं हम इस बात को कि ये एनपीओ है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो फंडिंग होती है यानी कि जो पैसा लगाया जाता है उसको लगाते कौन है? उसको लगाते हैं मेंबर्स। उसको कौन लगाते हैं? मेंबर्स लगाते हैं। तो बेटा मेंबर्स अब क्या करते हैं? मेंबर लास्ट में आके देखते हैं कि कितना एक पैसा फॉर्म के अंदर यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस किए, कितनी वहां पे रिसिप्ट्स हुई, उस सारी डिटेल इनको चाहिए होती है। ये डिटेल आपको किसने चाहिए होती है? ताकि हम डिसीजन ले सके कि फॉर्म जो हमारा ट्रस्ट है या जो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसको डेवलप करें, या और भी काफी सारे डिसीजंस हमारे को इससे रिगार्डिंग लेने होते हैं। वो डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करती है अकाउंटिंग। इसलिए हम आज करने वाले हैं अकाउंटिंग इसके लिए। तो बेटा ये कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको वो बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये लोग जो बुक्स प्रिपेयर करते हैं वो कुछ इस टाइप से, सबसे पहले ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरे नंबर पे बनाते हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरी ये बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। तीसरी क्या बनाते हैं ये? बैलेंस शीट। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये तीन चीजें प्रिपेयर करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। वैसे अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि अकाउंटिंग जो है ना, वो अकाउंटिंग सब सेम ही करते हैं, सब लोग सेम तरीके से अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, बस फर्क ये होता है कि उसके नाम बदल देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो सिंपल मैं अगर बताऊं तो मैं यहां पे लिखता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is a summary of cash, is a summary of cash which records cash receipts and cash payments of an NPO। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम कैश बुक की तरह ही होता है, सेम कैश बुक की तरह ही होता है। इसका पर्पस यही है कि फर्म के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है, यानी कि एनपीओ के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। समरी इसलिए बोला जाता है कि कैश बुक जो होती है वो पूरी डिटेल में होती है, कैश बुक पूरी डिटेल में होती है, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे की जाती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? डे वाइज, डे टू डे ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये लोग क्या करते हैं, उसको समराइज करके मतलब उसका टोटल कर लेते हैं। जैसे कि मंथली सैलरी उन्होंने पे की या मंथली उन्होंने फी रिसिप्ट की, तो वो क्या करते हैं उस चीज के लिए उसको इकट्ठा कर लेते हैं, एनुअल में कन्वर्ट कर देते हैं सैलरी को, और उसके बाद उसका टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे। फी का भी सेम यही करेंगे, फीस जितनी उनको मंथली आ रही है वो लोग क्या करते हैं उसको एनुअल ऐड करते हैं और फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बेटा, मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब हम लोग सीख लेते हैं ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या होता है बेटा? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। All incomes or gains are recorded on credit side, which is named as income। क्रेडिट साइड का नाम ये क्या रख देते हैं? इनकम रख देते हैं। एंड all expenses are recorded on debit side, which is named as expenditure side, which is named as expenditure, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं द नेट रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is known as surplus
जिसका नेट रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे सरप्लस या बोलेंगे डेफिसिट। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन, सर सरप्लस क्या है? सरप्लस क्या होगा बेटा? सरप्लस का मतलब क्या है? इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉफिट का नाम है सरप्लस। प्रॉफिट का नाम क्या रख दिया उन्होंने? सरप्लस। और अगर हम बात करते हैं डेफिसिट की, तो डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। तो लॉस कैसे होगा? इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। इनकम जो है एक्सपेंडिचर से कम है तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। बैलेंस शीट के बारे में बताने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट जैसे पहले बना लेते सेम वैसे ही बनेगी। अब हम बात करते हैं इनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ एनपीओ। एनपीओ में पैसा कहां से आता है? एनपीओ में पैसा कहां से आता है? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा आपका एक मंथली फीस होती है, एक टाइप की, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, एनुअली हो सकती है। मतलब जैसे आप स्कूल के अंदर फी पे करके आते हो ना अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अगर आप किसी क्लब के अंदर एंटर हो जाते हो और तो आपको अपनी मेंबरशिप अगर कंटिन्यू करनी है वहां पे, तो आपको वहां पे एक फी देनी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन इनकी क्या होती है? सब्सक्रिप्शन इनकी क्या होती है? इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या आप इसको बोलते हो एडमिशन फीस। एडमिशन को आप ट्रीट कर सकते हो एज अ लायबिलिटी भी, अगर ये रिफंडेबल है तो, या मैं आपको लायबिलिटी की जगह इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? इनकम। या आप इसको ट्रीट कर सकते हो एज अ कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप इसको एज अ कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लायबिलिटी। उसके बाद है आपका लीगेसी। सर लीगेसी क्या है? लीगेसी बेटा अगर कोई विल के अकॉर्डिंग, लीगेसी जो होती है ये कोई पर्सन अपनी विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को दे के जाएगा तो उसको लीगेसी वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई डोनेट करके जाता है तो ये भी आपकी क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट। सेम इसी के जैसा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? ये क्रिएट होता है, क्रिएटेड फ्रॉम गिफ्ट। अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिला, बड़ी अमाउंट में होता है नॉर्मली वो गिफ्ट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडोमेंट फंड। और ये भी आपकी कैसे रिसिप्ट है बेटा? ये आपके कैपिटल रिसिप्ट है। ये क्या आपकी है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एक वर्ड और है जिसका नाम है ग्रांट। ग्रांट में कंडीशन होती है अप टू ₹20,000 इनकम और मोर लायबिलिटी। ग्रांट क्या होता है सर? ग्रांट का मतलब बेटा कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर आपके ट्रस्ट को कोई हेल्प देती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रांट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रांट। ये इनके कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिनकी हेल्प से इनके पास पैसा आता है।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया साथ साथ ही कि किसको कैसे ट्रीट करना है। सब्सक्रिप्शन को आप रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे तो वो इनकम हो जाएगी। एंट्रेंस फी या एडमिशन फी को दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। एक वर्ड और रह गया इसमें, पहले मैं वो लिख दूं, एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फी। नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें उसने अपनी पूरी लाइफ की मेंबरशिप की फी एक ही बारी में लमसम दे दी, तो ये भी आपकी कैसी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैसी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट। इसको भी कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। ये उनके कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जहां से उनके पास पैसा आता है। ये कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जहां से उनके पास पैसा आता है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स। अलग अलग बताना स्टार्ट करता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे एंट्रेंस फी का। एंट्रेंस फीस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। दो ऑप्शन है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप इसको ट्रीट करते हो एज अ कैपिटल रिसिप्ट, अगर एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया तो आपकी क्या हो जाएगी, ये इनकम, और अगर आप इसको ट्रीट करते हैं एज अ कैपिटल रिसिप्ट तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, आपकी लायबिलिटी। तो अगर इनकम है तो आप छोटा सा एक फॉर्मेट बनाएं, ऊपर नाम दे दें उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। सिंपल क्या करना है, अगर एज अ इनकम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम उसको, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फीस और अमाउंट लिख देंगे। सिंपल क्या करना है आपको, यहां पे एक वर्ड और करेंगे हम यूज, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इनकम है तो इनकम कौन से साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे, लिख देंगे बाय एंट्रेंस फी। और अगर आप उसको ट्रीट करते हैं एज अ लायबिलिटी तो छोटी सी क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, बैलेंस शीट। छोटी सी क्या बनाएंगे यहाँ पे हम, बैलेंस शीट। ये आ गई आपकी लायबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। यहां पे लिखेंगे हम कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड, और उसके अंदर प्लस कर देंगे एंट्रेंस फी। बेटा कैपिटल फंड आपको दिया नहीं होगा, कैपिटल फंड कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो आपने सिर्फ लिखना है उसको ऊपर कैपिटल फंड, और उसके अंदर प्लस करके दिखा देना है आपको एंट्रेंस फी। ये भी आप क्या बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर, क्लियर यहां तक। इसका एक आधा क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, छोटे छोटे टॉपिक्स को। आप इसका एक बारी इलस्ट्रेशन नंबर आप ट्राई करके देखेंगे 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई करके देखेंगे। एक नोट और लिखना बेटा इसके साथ, नोट और लिख दो इसके साथ एक, इफ नो इंफॉर्मेशन is given about the nature of entrance fee, then
will be treated as revenue receipt, then it will be treated as revenue receipt. अगर क्वेश्चन पे बता दिया गया है कि हम उसको क्या ट्रीट करें, रेवेन्यू ट्रीट करें या कैपिटल ट्रीट करें, तो अच्छी बात है। अगर नहीं बताया गया तो सिंपली आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसको दिखा देंगे। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप करके देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।